आज के पेपर प्रैक्टिस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस के प्रश्न होंगे। पुराने प्रश्न पत्रों के एनालिसिस के बाद ही हम आपको पेपर प्रैक्टिस सेट करवाते हैं। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और कुछ प्रश्नों को उसके इम्पोर्टेंस को देखते हुए डिस्क्राइब भी कर रखा है। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओनली पेपर प्रैक्टिस में। क्वेश्चन शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, बौद्ध धर्म के आचार विचार व नियम निषेध का संकलन किस पिटक में किया गया है? ऑप्शन है सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्य पिटक और इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका विनय पिटक। इस क्वेश्चन को देखते हैं कि बौद्ध धर्म के इतिहास में 4 बौद्ध संगतियां हुई थी, जिनका मुख्य उद्देश्य बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करना और बुद्ध के उपदेशों को जन जन तक पहुंचाना था। प्रथम बौद्ध संगति जो होती है वो 483 ईसा पूर्व में होती है। भारतीय इतिहास में हर एक वंश एक शासक एक राजवंश आता है, जिसके संस्थापक बिंबिसार थे और बिंबिसार के पुत्रों का नाम था अजातशत्रु, और अजातशत्रु के कार्यकाल में ही प्रथम बौद्ध संगति होती है, जिसके अध्यक्ष जो संगति के अध्यक्ष थे महाकश्यप जी थे। प्रथम बौद्ध संगति में 2 महत्वपूर्ण कार्य किए गए, एक सुत्त पिटक और दूसरा विनय पिटक जोड़े गए। सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेशों और संवादों का संकलन किया गया। बुद्ध के उपदेशों और संवादों का संकलन किया गया। वहीं जो विनय पिटक था उसमें बौद्ध धर्म के आचार विचार और नियम निषेध का क्या किया गया? संकलन किया गया। आगे चलते हैं। जो ऑप्शन 3 है अभिधम्य पिटक। अभिधम्य पिटक को देखते हैं। बुद्ध के आध्यात्मिक और दार्शनिक विचारों का संकलन किया गया है। जो अभिधम्य पिटक है इसमें बुद्ध के आध्यात्मिक और दार्शनिक विचारों का संकलन किया गया है। तृतीय बौद्ध संगति में ये विनय पिटक अभिधम्य पिटक जोड़ा गया। तृतीय जो बौद्ध संगति है इसमें क्या जोड़ा गया? अभिधम्य पिटक जोड़ा गया। किसके? अशोक एक मौर्य काल में एक महान शासक हुआ करते हैं अशोक, उनके कार्यकाल में तृतीय बौद्ध संगति होती है और जिस संगति के अध्यक्ष कौन करते हैं? मोगलीपुतिस नाम के व्यक्ति करते हैं और उसमें अभिधम्य पिटक जोड़ा गया, जिसमें कि बुद्ध के आध्यात्मिक और दार्शनिक विचारों का संकलन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? ऑप्शन है पुलकेशिन द्वितीय, रुद्रदामन, खारवेल और विजयसेन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऐहोल अभिलेख है पुलकेशिन द्वितीय का। पुलकेशिन द्वितीय के बारे में देखते हैं कि ये चालुक्य वंश के सबसे महान शासक थे। आपने दक्षिण भारत के इतिहास में एक चालुक्य वंश पढ़ेंगे, उसमें सबसे महान शासक कौन थे? महान शासक थे पुलकेशिन द्वितीय। कहते हैं कि जब हर्षवर्धन ने अपने कार्यकाल में दक्षिण भारत को विजय करने की कोशिश की, जीतने की कोशिश की, तो नर्मदा नदी के तट पर इन्होंने हर्षवर्धन को हरा दिया था। तो पुलकेशिन द्वितीय का कौन सा अभिलेख है? ऐहोल अभिलेख। ठीक है। उसी प्रकार आगे देखते हैं कि जो रुद्रदामन है, जूनागढ़ जो अभिलेख है रुद्रदामन का है। रुद्रदामन भारतीय जो पश्चिमी क्षत्र वंश का एक शक राजा था। ये एक महान विजेता होने के साथ साथ क्या थे? एक विद्वान भी थे। ठीक है, रुद्रदामन। और संस्कृत में ही जो जूनागढ़ अभिलेख है उस समय है वो संस्कृत में लिखा गया है। शिक्षा का उस समय जो केंद्र था रुद्रदामन के समय में, उज्जैन उस समय शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। आगे आते हैं। तीसरा ऑप्शन है खारवेल। तो खारवेल कलिंग का एक राजा था। कलिंग वर्तमान में कौन सा है? उड़ीसा। कलिंग वर्तमान में उड़ीसा का क्षेत्र है। उड़ीसा का एक क्षेत्र आता है। कुछ क्षेत्र यहाँ पे छत्तीसगढ़ का भी आता है। तो यहाँ पे कलिंग खारवेल कहाँ का राजा था? कलिंग का राजा था। अशोक ने अपने शासनकाल में जो अंतिम लड़ाई लड़ी थी 261 ईसा पूर्व में, वो कलिंग का ही अभियान था। विजयसेन बंगाल का शासक था। देवपाड़ा अभिलेख किससे संबंधित है? विजयसेन से संबंधित है। तो ये था ये क्वेश्चन नंबर 3 है। प्रतीत्य समुत्पाद किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म और वैष्णव धर्म। तो राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। प्रतीत्य समुत्पाद का मतलब होता है कि बेसिकली एक विचारधारा है और ये विचारधारा क्या कहती है कि इस धरा पर कोई भी जो कार्य होता है उस कार्य के पीछे एक कारण है। अगर कारण होगा
तब जाके कोई कार्य होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली एक विचारधारा की कोई भी। क्वेश्चन नंबर 4 है, शिक्षा में अधोमुखी निलयन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन है लॉर्ड ऑकलैंड, डब्ल्यू हंटर, चार्ल्स वुड और मैकाले। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका लॉर्ड ऑकलैंड। देखते हैं अधोमुखी निलयन का सिद्धांत क्या है। ब्रिटिशर्स ने जब लॉर्ड ऑकलैंड ने अधोमुखी निलयन का सिद्धांत का प्रतिपादन किया, इसके तहत क्या था कि शिक्षा को सबसे पहले उच्च वर्ग के लिए जो शिक्षा है सबसे पहले उच्च वर्ग को दी जाए, उच्च वर्ग को शिक्षा दी जाए, और जब हम उच्च वर्ग को शिक्षा देंगे उसके बाद जो निचला तबका है वो स्वतः ही शिक्षित होता जाएगा। तो अधोमुखी निलयन का सिद्धांत था कि उच्च वर्ग को शिक्षा दी जाए और उसके बाद का जो वर्ग है यानी जो नीचे का वर्ग है वो स्वतः ही शिक्षित होता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस गवर्नर जनरल ने शिक्षा के प्रसार के लिए चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया? चार्ल्स वुड डिस्पैच, अर्थात इसे चार्ल्स वुड डिस्पैच भी कहते हैं। तो ऑप्शन 1 है डलहौजी, विलियम बेंटिंग, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड रिपन। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका लॉर्ड डलहौजी। भारत में लॉर्ड डलहौजी ने शिक्षा के प्रसार के लिए, शिक्षा की स्थिति में सुधार के लिए चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया और वो कमेटी 1854 ईस्वी में गठित की। 1854 ईस्वी में चार्ल्स वुड की अध्यक्षता वाली टीम ने एक अपना रिकमेंडेशन दिया और उन्होंने जो प्रमुख उनका जो रिकमेंडेशन था वो था, पहला था पाश्चात्य शिक्षा, कला, दर्शन और विज्ञान, साहित्य का प्रसार करना। पाश्चात्य शिक्षा का मतलब होता है कि अंग्रेजी शिक्षा, इसमें अंग्रेजी शिक्षा से मतलब है, पाश्चात्य शिक्षा का मतलब है कि अंग्रेजी शिक्षा से मतलब है इसका। ठीक है, दूसरा है उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो लेकिन देशीय भाषाओं को भी प्रोत्साहन देना। चार्ल्स वुड क्या कहता है कि जो हमारी हायर एजुकेशन है उसमें अंग्रेजी माध्यम से हो लेकिन जो देशीय शिक्षा है, देशीय जो भाषा है उसको भी प्रोत्साहन मिले, है ना। इसने क्या किया था, देशीय भाषाओं को भी प्रोत्साहन देने की बात की थी। तीसरा है लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मुंबई, मद्रास की स्थापना हो। और चौथा है महिला शिक्षा को प्रोत्साहन देना, महिला शिक्षा को भी प्रोत्साहन देने की बात की थी चार्ल्स वुड ने। इसी कारण चार्ल्स वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, क्योंकि इसने हमारे क्षेत्रीय भाषाओं को भी प्रोत्साहन देने की बात की थी और महिलाओं को भी शिक्षित शिक्षा देने की भी बात की थी और विश्वविद्यालय खोलने की भी बात की, और भी रिकमेंडेशन थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, भूमध्य सागरीय जलवायु की प्रमुख विशेषता क्या है? ऑप्शन है शुष्क शीत ऋतु, अधिक वार्षिक तापांतर, आर्द्र ग्रीष्म ऋतु, आर्द्र शीत ऋतु। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका शुष्क शीत ऋतु। दोस्तों आपको बता दूं कि जो भूमध्य सागरीय जो जलवायु होती है ना, वो 30 डिग्री से 45 डिग्री नॉर्थ और साउथ, इसका जो अक्षांश है 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश होता है। भूमध्य सागरीय जलवायु की जो प्रमुख विशेषता होती है कि यहाँ पे क्या होती है कि भेड़ पालन या फलों की खेती, पुष्प उत्पादन या आपके अनाज होगी और वाइन का उत्पादन भूमध्य सागरीय जलवायु में अधिक होता है। ठीक है, इसके जो महत्वपूर्ण जो 2 हवाएं हैं इसकी, एक सिरेको है, सिरेको क्या है, एक है सिरेको, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, सिरोको। इसका जो सिरोको जो हवा है, पवन है, ये जो अफ्रीका महाद्वीप है ना, यहाँ पे बनाता हूँ अफ्रीका का मैप, अफ्रीका का जो मैप है, अफ्रीका का मैप, तो यहाँ पे ये है सहारा मरुस्थल, अफ्रीका में सहारा मरुस्थल से ये हवा सिरोको हवा उड़ती है और यहाँ पे इसके उत्तर में क्या है, भूमध्य सागर। तो सिरोको यहाँ से उठकर सीधा इटली में प्रवेश करती है। ठीक है, और जो मिस्ट्रल है, मिस्ट्रल जो एक है मिस्ट्रल, ये भी भूमध्य सागरीय जलवायु में मिस्ट्रल ये पवन बहती है। तो भूमध्य
जो मिस्ट्रल हवा पवन है ये बहती है फ्रांस में, ठीक है। मिस्ट्रल जो पवन है, मिस्ट्रल जो पवन है वो बहती है फ्रांस में, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। विषुवतीय प्रदेश में घनी जनसंख्या नहीं मिलने का क्या कारण है? विषुवतीय प्रदेश में तो ऑप्शन है खनिज भंडार का अभाव, पर्वतीय भूमि की अधिकता, उपयुक्त जलवायु का अभाव, और चौथा है विकास की कमी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका उपयुक्त जलवायु का अभाव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है आसवान बांध किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन है कावेरी, नील नदी, लिम्पोपो नदी, जैरी नदी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका नील नदी। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है और जो आसवान बांध है वो मिस्र देश में है, ठीक है। मिस्र है, जो मिस्र में है आसवान बांध है। अफ्रीका का एक कंट्री है मिस्र, उसमें है आसवान बांध। आसवान बांध कहते हैं कि जब आसवान बांध बना और उसके बाद मिस्र में जो हरित क्रांति आती है तो आसवान बांध के बनने के बाद मिस्र में हरित क्रांति आती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ऑप्शन है डेन्यूब, वोल्गा, सीन, राइन। तो राइट आंसर हो जाएगा सीन। तो जो पेरिस है वो सीन नदी के तट पर स्थित है। देखते हैं डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी जो ब्लैक फॉरेस्ट है, मैंने पिछले पेपर प्रैक्टिस सेट में भी आपको बताया था, ब्लैक फॉरेस्ट के बारे में मैंने अच्छे से डिस्कशन किया था। तो आप बताएंगे कि ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पाया जाता है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे आपकी ब्लैक फॉरेस्ट नहीं किस देश में है ब्लैक फॉरेस्ट। तो डेन्यूब नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है और काला सागर में गिर जाती है। यूरोप की 10 देशों से होकर गुजरता है। जो डेन्यूब नदी है वो यूरोप में 10 देशों से होकर गुजरता है। वोल्गा नदी जो है यूरोप की सबसे बड़ी नदी है, कैस्पियन सागर में गिरती है और डेल्टा का निर्माण करती है। मैंने पिछले पेपर प्रैक्टिस सेट में आपको डेल्टा और एस्चुरी के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था? एक तो डेल्टा किसे कहते हैं और डेल्टा का निर्माण कौन कौन सी नदी बनाती है, और एक जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है तो एस्चुरी के बारे में मैंने आपको बताया था। एस्चुरी, ठीक है। डेल्टा और एस्चुरी के बारे में बना था। तो इसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में जाके लिखेंगे, और अगर समझ में नहीं आता है तो पुरानी वीडियो जाके देख के आप लोग डेल्टा और एस्चुरी के बारे में जानकारी ले सकते हैं। आगे देखते हैं जो वोल्गा नदी है वो कैस्पियन सागर में गिरती है, ठीक है। अब है राइन नदी। राइन नदी अल्प्स पहाड़ी जो स्विट्ज़रलैंड है, स्विट्ज़रलैंड की अल्प्स जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से निकलती है। राइन नदी को कोयला ढोने वाली नदी भी कहते हैं, राइन को कहते हैं, ठीक है। अर्थात व्यापार की दृष्टि से राइन नदी बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ से जो जल मार्ग का प्रयोग किया जाता है और कोयला वाले स्थानों से यहाँ पे व्यापार के लिए कोयला ढोने वाली नदी, इसलिए इसको कोयला ढोने वाली नदी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्न में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो अनुच्छेद ऑप्शन है अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 45। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 क्या है? समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता का मतलब ये होता है कि अगर हमारे देश में कोई भी नियम कानून बनते हैं तो सभी नागरिकों के लिए समान रूप से होना चाहिए होगा। जैसे हालांकि कुछ मामलों में हमारे देश में समान नागरिक संहिता नहीं है, जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट है ना। जैसे हिंदू का अलग मैरिज सिस्टम है, मुस्लिम का अलग मैरिज सिस्टम है, सिखों का अलग है, तो ये समान नागरिक संहिता में नहीं आएगी, ठीक है। तो यही था आज का पेपर प्रैक्टिस सेट। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पेपर प्रैक्टिस सेट किया होगा, आपने सुना। आने वाले समय में हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट पेपर प्रैक्टिस सेट करंट अफेयर का लेके आएंगे और विज्ञान के हम आपको टेस्ट सीरीज लेके आएंगे। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो अपने चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।